What is trust? Belief in someone. Trust and intention is the foundation of relationship. Yes, correct. Trust is understanding. Yes. Explain difference between intention and competence. Ma'am, can you please repeat? Difference between intention and competence. Ma'am, confidence is something that we gain after struggling struggling to achieve something, and intention is something that we want to do. Yes. ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट देखा था हमने। तो ट्रस्ट मीन्स टू बी अश्योर्ड, है ना, मेरे अंदर में दूसरों को लेकर के, खुद को लेकर के एक अश्योर्ड है, मेरे मन में एक आश्वस्ति है कि टू बी अश्योर्ड दैट द अदर ह्यूमन बीइंग वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, है ना, जैसे आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी, है ना। तो सेम जो है वो सामने वाला भी ऐसा ही सोचता है, द अदर वांट्स टू मेक हिमसेल्फ या हरसेल्फ हैप्पी एंड द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी। तो ये जो थिंकिंग है वो अगर हमारे अंदर में रहती है तो दिस इज ट्रस्ट, क्योंकि मुझे, मैं जैसा हूं वैसा सामने वाला भी है ना। जैसे आई एम ह्यूमन, है ना, आई एम हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही सिमिलरली द अदर विल आल्सो बी हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग और अदर विल बी हैप्पी टू बी an understanding. I made mistakes by mistakes या unintentionally. Similarly, other also make mistakes due to lack of understanding या due to mistakes या unintentionally. तो हम दोनों सेम है। ये हमारे अंदर में ये थिंकिंग का डेवलप होना ही ट्रस्ट है ना। इफ आई मेक मिस्टेक्स देन प्लीज एक्सप्लेन टू मी विथ लव, मुझे प्यार से समझाया जाए। सिमिलरली इफ समवन एल्स मेक्स अ मिस्टेक ही शुड आल्सो बी एक्सप्लेन्ड विथ लव। ऐसा हमारे अंदर में विचार बनना, ये है ट्रस्ट। ट्रस्ट किस पर? ह्यूमन बीइंग पर, कि वो मेरे जैसा ही है। एक प्रश्न बनता है कि हाउ कैन आई ट्रस्ट ए स्ट्रेंजर और एनीवन ब्लाइंडली। क्या लगता है हम किसी पर, अजनबी पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? तो हाउ कैन आई ट्रस्ट ए स्ट्रेंजर या एनीवन ब्लाइंडली, है ना। या हाउ कैन आई ट्रस्ट समवन दैट आई नो हैज बैड इंटेंशन। अब ये प्रश्न बनता है कि हम कह रहे हैं कि ट्रस्ट करना चाहिए, तो हम हाउ कैन आई ट्रस्ट समवन that I know has bad intention, है ना। या I know someone's character is not good, how can I feel related to them, है ना। कैसे मैं किसी के ऊपर भरोसा कर लूं? तो इसके लिए एक प्रश्न उठता है कि किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने का बेस क्या होगा, है ना। इफ आई ट्रस्ट एवरीवन, है ना, wouldn't people take undue advantage of me?
हो सकता है कि मैं आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करूं तो उसका लोग फायदा भी उठा सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि किसी पर ट्रस्ट करने का बेस क्या होगा, कैसे हम किसी के ऊपर भरोसा करें? क्योंकि वो एक ह्यूमन है, इस बेसिस पे। हाँ, नंबर 1 पॉइंट। और nature, मैम राइट इवेल्युएशन एंड रेस्पेक्ट। वो लॉयल है। यस, character, बताइए क्या बेस होगा किसी के ऊपर भरोसा करने का? जैसे इंटेंशन अच्छे होंगे तभी भरोसा बन पाएगा। स्कूल में नए फ्रेंड्स, कॉलेज में नए फ्रेंड्स हमको मिलते हैं, तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। तो अच्छे पर तो ट्रस्ट कर पाते हैं, लेकिन जिसका इंटेंशन बैड है, मान लो हमने ऐसा सुना है, उस पर ट्रस्ट कैसे करें? Ma'am, his behavior toward us. यस, जब ऊधम करें तो साथ दे। उसकी और हमारी सोच एक जैसी है या नहीं। good and bad vibes, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि द अदर पर्सन आल्सो इज लाइक मी या लाइक यू? ऐसा सोच सकते हैं? बिकॉज इन टर्म ऑफ सेल्फ एंड देयर एक्टिविटीज एंड बेसिक डिजायर और फंडामेंटल के बेस पर क्या हम सोच सकते हैं कि वो मेरे जैसा है? द अदर पर्सन आल्सो इज लाइक मी या लाइक यू? क्योंकि हमारी सेल्फ और बॉडी नीड्स सेम है। यस मैम, ऐसा सोचना पड़ेगा तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। ट्रस्ट में यस, इंटेंशन अच्छा यस, होगा तभी ट्रस्ट बनेगा। हाँ। तो अगर किसी की केस स्टडी करनी हो, बुरे इंसान की अगर स्टडी करनी हो, बैड इंसान को लेकर के अगर रिसर्च करना हो कि क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है, तो उसका जो बेस है वो यही है कि द अदर पर्सन आल्सो इज लाइक मी, मेरे जैसा ही है। क्योंकि मेरी बॉडी नीड्स, उसकी बॉडी नीड्स, माई बॉडी नीड्स है ना, हिम या हर सेल बॉडी नीड्स सेम टू सेम, सेल्फ नीड्स सेम टू सेम। मैं हैप्पीनेस चाहता हूँ, वो भी हैप्पीनेस चाहता है। मैं लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अनहैप्पी होता हूँ, वो भी लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अनहैप्पी होता है। मैं राइट अंडरस्टैंडिंग से हैप्पी होता हूँ, वो भी राइट अंडरस्टैंडिंग से हैप्पी होगा। हमारी बॉडी नीड्स और सेल्फ नीड्स सेम है। मैं रॉन्ग इवेल्युएशन अदरवाइज इवेल्युएशन करता हूँ, अनहैप्पी होता हूँ, वो भी रॉन्ग इवेल्युएशन अदरवाइज इवेल्युएशन करता है, तो वो भी अनहैप्पी होता है। मैं उसको खुश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अभी परेशान हूँ, दुखी हूँ, इसलिए मैं उसे खुश नहीं कर पाऊंगा। सेम टू सेम सामने वाला वो भी मेरी खुशियां चाहता है, यानी उसका इंटेंशन मेरे लिए पॉजिटिव है, लेकिन उनकी एबिलिटी या कॉम्पिटेंस जो है उसमें वो कम है, माने वो मुझे वो खुशियां नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी उसकी जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो अभी इतनी हेल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा हम जब सोचेंगे सामने वाले के बारे में, अपने बारे में, तभी किसी पर ट्रस्ट किया जा सकता है ना। तो want is the same as yours, the other person finds the same fundamental things naturally acceptable। हम सबकी जो नीड्स हैं वो सेम है, वो उसका भी नीड्स सेम मेरे जैसा ही है। फूड, क्लोथ, शेल्टर, हाउस, राइट अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट है ना, माई नीड ट्रस्ट, माई सेल्फ नीड ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, सेटिस्फैक्शन, माई फिजिकल नीड्स, मनी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है ना, तो उनका भी सेम है।
तो अगर किसी ह्यूमन बीइंग पर ट्रस्ट करना है तो द अदर ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक मी। क्या लगता है, इट इज पॉसिबल? ऐसा सोच सकते हैं हम? यस मैम, क्योंकि अगर किसी पता करना है कि वो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, तो सबसे पहले उस पर ट्रस्ट करना होगा। हाँ मैम। सही है, उसका बेस यही है ट्रस्ट करने का कि भाई वो भी तो मेरे जैसा इंसान ही है ना। तो कोई चोरी करता है या कोई किसी का मर्डर करता है या कोई झगड़ा करता है, चलो आप ही लोग बताइए, इस पर थोड़ा डिस्कस कर ले। यही ह्यूमन बीइंग के सेल्फ और बॉडी नीड्स को ध्यान में रखकर और अंडरस्टैंडिंग और लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखकर आप लोग आंसर देना कि कोई इंसान जो है वो चोरी क्यों करता है और किसी का मर्डर क्यों करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग। लेगा चोरी for his needs, मर्डर मैम करता रॉन्ग इवेल्युएशन की वजह से भी। बॉडी नीड्स, बॉडी रिक्वायरमेंट्स। मैम चोरी का सबसे बड़ा वजह मैम बेरोजगारी है मैम। मैम लालच। पैसा। मैम रिवेंज। मैम मजबूरी। मिसअंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ ट्रस्ट। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। दबदबे के लिए। Ma'am, envy also. Due to misguidance. Yes. illiteracy, किसी को मारना पीटना क्यों होता है? डोमिनेंस। Revenge. उसकी सेल्फ की कंडीशन क्या है जिससे कि वो किसी को मार रहा है? गुस्सा. फ्रस्ट्रेटेड। मैम मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है। And he is mentally frustrated. Not having right understanding capacity. Yes. मैम उसे लगता है कि उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा तो उसको अपने आप ही स्टैंड लेना होगा, लेकिन वो गलत तरीके से इसको समझ लेता है। Heard from somebody else's words. For self ego. है ना, वो एक ठीक है, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, या उसने मान लिया है कि ये जानबूझकर मुझे दुख देना चाहता है या ये मेरी बात नहीं मानता है, उसके इंटेंशन पर डाउट होना, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, सामने वाले को नहीं समझ पाना, ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं समझ पाना, उनको लगना कि ये जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है जो मार रहा है वो उसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो सामने वाले को समझ नहीं पा रहा है, उसका कंटिन्यू रॉन्ग इवेल्युएशन कर रहा है। इस कारण से उसके अंदर में गुस्सा बढ़ जाता है और फिर सामने वाले के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना, मारना पीटना, है ना, ये होता है। और जो चोरी करना है ना, उसमें भी उनके अंदर में एक लेजीनेस रहता है कि वो आलसी रहता है कि वो मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, है ना, वो नहीं कर पाता है। तो उसके लिए इन्वायरमेंट ही है रीजन कि उसको हो सकता है बचपन से उसको ऐसा नॉलेज नहीं मिला हो
वैसे इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो तो उसको वो ठीक से फेस नहीं कर पाया होगा और उन्होंने मान लिया कि मेरे से नहीं होगा। लेकिन चोरी करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, तो वो कैसे कर पाता है? वो उनके अंदर में ये एक स्वीकृति रहती है, एक्सेप्टेंस रहता है कि कुछ रईस घर के पैसे वालों के घर से कुछ सामान चोरी कर लेना गलत नहीं है। वो इस मेंटलिटी के कारण ही वो चोरी कर पाता है ना। उनको गलत नहीं लगता किसी और की चीज को रख लेना, अपने यहाँ ले आना और उसको बेचकर पैसे बनाना, है ना, क्योंकि उसको बचपन से ही ऐसे इन्वायरमेंट में वो बड़ा हुआ रहता है और उसको ये चीजें गलत नहीं लगती है। कई लोगों की ये थिंकिंग रहती है कि पैसे वालों के घर से अगर कुछ सामान चोरी हो जाए या कुछ पैसे चोरी हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास बहुत है। ये मेंटलिटी, ये थिंकिंग के कारण भी लोग चोरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के रूप में खुद को और सामने वाले को नहीं समझ पाने के कारण ऐसे सोसाइटी में या फैमिली में ऐसे इश्यूज, ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ऐसे सोसाइटी में ऐसे मॉडल ना देखने को मिले, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सबको राइट एजुकेशन मिले। करेक्ट। एक अच्छे काउंसलर की जरूरत है। अमीर गरीब में भेद न करे। ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक तो ह्यूमन बींग्स का नॉलेज दिया जाए कि मैं और सामने वाला हम एक जैसे हैं। ह्यूमन बींग क्या है, लाइफ का गोल क्या है, पर्पस क्या है, व्हाट इज ह्यूमन बींग, व्हाट इज अवर गोल इन लाइफ। तो इस तरह के नॉलेज हमको दिया जाए। एक तो है एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तो हेल्दी इन्वायरमेंट सोसाइटी में हमको फैमिली में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होगा। हम सबको एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने का जो बेस है वो यही है कि हम सब एक जैसे हैं ह्यूमन बीइंग के रूप में, और हमारी जो नीड है वो सेम है ना। वी बोथ वांट हैप्पीनेस, रिजोल्यूशन एंड प्रॉस्पेरिटी, आवर डिजायर इज द सेम, है ना। यहाँ पर हमको आने की जरूरत है। our basic natural and characteristics are sadness, ये जिस तरह की भी प्रॉब्लम है वो हमारी सेम है। और अगर हमारी जो स्वभाव है, हमारा मूल स्वभाव, वो कहना चाहिए कि काइंडनेस, या हमारे अंदर में एक दयालुता की भावना, उदारता की भावना जो है उसकी जरूरत है हमको, जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल हो। तो ध्यान दें, हमको अच्छी चीजें नेचुरली एक्सेप्ट होती है कि हमारी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम सबको ये नेचुरली एक्सेप्ट होता है कि हम हार्ड वर्क करें और अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करें। हमको ये नेचुरली स्वीकार होता है कि हम किसी का बुरा ना करें, हम लोगों के साथ ठीक से रहें। तो हमारी जो कहना चाहिए अवर पर्पस इज सेम, हम सबका पर्पस जो है वो एक जैसा ही है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं और दूसरों को भी हम सुख देना चाहते हैं, और हम सभी इस तरह के प्रॉब्लम से बाहर भी आना चाहते हैं, यानी अननेचुरल टेंडेंसीज जो है उसे हम रिजॉल्व करना ही चाहते हैं, है ना। तो बोथ ऑफ अस वांट टू गेट आउट ऑफ आवर अननेचुरल टेंडेंसीज, रिजॉल्व आवर वरीज एंड प्रॉब्लम एंड अनहैप्पीनेस, है ना। हम सभी चाहते हैं कि इससे हम बाहर आए। We have these issues due to living in our problem, their causes are similar. देखा जाए तो हम सबकी समस्याएं एक जैसी है और उसको ठीक करने का जो सोर्स है वो भी एक जैसा ही है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सॉल्यूशन, है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग ही है। राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स राइट इवेल्युएशन। राइट इवेल्युएशन मीन्स कि मैं
ह्यूमन बीइंग के रूप में मैं सामने वाले को भी मैं पहचान पाऊं कि वो भी मेरे जैसा ही है। ये अभी हमको स्टडी नहीं कराई जा रही है। ये स्टडी होने से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम। आई एम ऑडिबल? हाँ, यस, है ना। तो हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह खुद को और सामने वाले पर्सन को हम एक जैसा हम पहचान पाए कि अवर बेसिक डिजायर सेम, अवर बॉडी एंड सेल्फ नीड्स सेम। तो ये होने पर ही हमारे काफी सारे पर्सनल इंटरपर्सनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ट्रस्ट और रेस्पेक्ट दो वैल्यूज हमने देखा था। तो अभी हमने ट्रस्ट को देखा। रेस्पेक्ट के लिए भी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि रेस्पेक्ट यानी राइट इवेल्युएशन मींस रेस्पेक्ट। सम्मान, सम प्लस मान, सम में सही, मान यानी मूल्यांकन, सही मूल्यांकन, है ना। राइट इवेल्युएशन, मैं सामने वाले को समझ पाऊं, सामने वाला मुझे समझ पाए, हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए। रिजल्ट म्यूचुअल फुलफिलमेंट, है ना। दिस इज सम्मान, रेस्पेक्ट। तो ट्रस्ट और रेस्पेक्ट जो दोनों जो है वो साथ साथ है। और इनके रिजल्ट में अगर हम देखने जाएं, ट्रस्ट, जहां पर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट है वहां पर अफेक्शन ऑटोमेटिक है। अफेक्शन यानी हमने देखा था कि इसमें हम दोनों को माने जहां पर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट है वहां एक अटैचमेंट, एक लगाव होता है। तो द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर्स इज वंस रिलेटिव्स द अदर, माने हमारे बीच में एक दूसरे के लिए एक गुड फीलिंग रहती है, एक दूसरे की स्वीकृति रहती है, उसको हम अफेक्शन कह रहे हैं। तो अफेक्शन वहां पर है जहां पर दोनों जो हैं उनके बीच में ट्रस्ट और रेस्पेक्ट हो, दोनों में दो पर्सन, दो ह्यूमन बीइंग उनके बीच में। और डिसरेस्पेक्ट को हमने देखा था कि ओवर इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन इन रॉन्ग इवेल्युएशन। वो मुझको नहीं समझता है, मैं उसको नहीं समझता हूँ, दिस इज डिसरेस्पेक्ट। अपमान, अप मीन्स अन्यथा, माप, मान यानी मापना, अन्यथा मापना। अदरवाइज इवेल्युएशन, रॉन्ग इवेल्युएशन मीन्स डिसरेस्पेक्ट। रॉन्ग इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन, डिसरेस्पेक्ट। सॉल्यूशन, राइट इवेल्युएशन, है ना। तो अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर्स, है ना। तो इट इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द अदर इज वंस रिलेटिव। बताइए लेक ऑफ अफेक्शन में क्या होगा? लेक ऑफ अफेक्शन, अगर दो पर्सन के बीच में लेक ऑफ अफेक्शन है तो वहां क्या होगा? मैम कॉन्फ्लिक्ट होगा, कहीं ना कहीं उनके Fight बीच में होगा। ट्रस्ट और रेस्पेक्ट नहीं है। हाँ, The relationship breaks. They will not understand each other. ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। हाँ, तो क्या होगा वहां? एब्सेंस ऑफ खत्म अफेक्शन, हो जाएगा एक दोनों के लिए। जेलेसी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यस यस, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस, हाँ ना, हेट, जेलेसी, कॉन्फ्लिक्ट, अपोजिशन, है ना। तो एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, रिजल्ट जेलेसी, अपोजिशन। तो ध्यान दें, एक घर जब हम बनाते हैं तो उस घर की लाइफ लंबी रहे, उसकी नींव मजबूत रहे, इसके लिए हमें चाहिए उसका बेस, फाउंडेशन अच्छा रहे, स्ट्रांग रहे। घर की बिल्डिंग जो है हमने बनाई है उसका नींव मजबूत रहे। ठीक उसी तरह कोई भी रिलेशन जो है, कोई भी रिलेशन का मतलब दो दोस्त हैं, भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ है, या मम्मी पापा और बच्चे हैं, है ना, या कोई भी दो पर्सन के बीच में जो रिलेशन है उसका स्ट्रांग रहने का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन। ये फाउंडेशन वैल्यू है। रिलेशन तभी है जब जहां पर ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन है। और जहां पर ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन नहीं है वहां पर रिलेशन नहीं है।
वहां पर लड़ाई है, झगड़े हैं, नाराजगी है, शिकायत है ना। तो द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट आर एसेंशियल टू हैव द फीलिंग ऑफ अफेक्शन। तो दोनों का होना जरूरी है, तीनों है तभी फैमिली में रिलेशन कंटिन्यू बना रहेगा। और जहां पर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट नहीं है, वहां पर हस्बैंड वाइफ एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे, दो दोस्त में बातचीत बंद हो जाएगी, या ब्रेकअप हो जाएगा, है ना, या डाइवोर्स हो जाएगा हस्बैंड वाइफ में, या दो भाई हैं तो अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन नहीं है। अफेक्शन जोड़ के रखता है, रिजल्ट है ट्रस्ट और रेस्पेक्ट का। तो जहां पर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट है, वहां पर वो रिलेशन बंध के रहेगा, बना हुआ रहेगा, है ना। ठीक, फोर्थ वैल्यू, हम लोग 9 वैल्यूज की चर्चा करेंगे, हमने 3 वैल्यू देख लिया। फोर्थ वैल्यू है केयर। केयर इन हिंदी ममता, है ना। केयर इज द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव्स, है ना, नर्चरिंग या प्रोटेक्शन या न्यूट्रिशन, है ना। तो ध्यान दें, हम 2 वैल्यू को डिस्कस करेंगे अभी, केयर एंड गाइडेंस। केयर इन हिंदी ममता, गाइडेंस इन हिंदी वात्सल्य। तो केयर रिलेटेड टू बॉडी, गाइडेंस रिलेटेड टू सेल्फ, है ना। बॉडी का केयर करना और सेल्फ को गाइडेंस चाहिए। बॉडी को केयर चाहिए, है ना, और सेल्फ को गाइडेंस चाहिए, राइट गाइडलाइन चाहिए, राइट एजुकेशन चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, और बॉडी को केयर चाहिए, है ना। बॉडी को केयर का मतलब उनको खिलाना पिलाना, उसको हेल्दी डाइट देना। तो इसको ममता मीन्स मदर वैल्यू, केयर मीन्स मदर वैल्यू, गाइडेंस मीन्स फादर वैल्यू, है ना। फादर प्लस गुरु, गुरु मीन्स टीचर, है ना। तो केयर इज द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, commitment for protection of the body of our relatives. Our relative means माँ और बच्चे का रिलेशन, है ना, भाई बहन का रिलेशन, कोई भी रिलेशन है घर में, उनके बीच में केयर वैल्यू। तो केयर वैल्यू यानी बॉडी का केयर करना। तो इसको मदर वैल्यू इसलिए कहा गया है कि माँ 9 महीने गर्भ में बच्चे का केयर करती है, फिर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बड़े होने तक, है ना, 3 साल 5 साल तक उसका 100% टाइम देकर वो केयर करती है। तो केयर मीन्स कि वो उसको खिलाएगी पिलाएगी नहलाएगी, कपड़े पहनाएंगी उसको, है ना। तो 100% उसके पूरे, क्योंकि वो बच्चा जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी छोटा है, 1 महीने का है, 6 महीने का है, साल भर का है कि 3 साल का है, तो उसका पूरा केयर जो है वो माँ करती है। इसलिए मदर वैल्यू कहा गया है इसको, केयर को, है ना। तो जो बॉडी जो है उसको केयर करना, उनके बॉडी के हेल्थ के अर्थ में उसको न्यूट्रिशन देना या प्रोटीन्स देना या उसके प्रोटेक्शन करना, उनके बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये है केयर। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द बॉडी ऑफ वंस रिलेटिव इज केयर। Affection naturally develops the feeling of care at the level of both self as well as body. तो सेल्फ को ध्यान में रखकर बॉडी का केयर होगा। जैसे माँ बच्चे को जब खाना खिलाती है तो बच्चे का मूड नहीं है खाने का, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको जबरदस्ती नहीं खिला सकते आप, है ना। या टेस्ट में उसका मन नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, तो कहने का मतलब कि हम केयर जब कर रहे हैं तो बॉडी का तो कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ को भी ध्यान में रखकर केयर करेंगे कि उसकी क्या डिमांड है, उसको क्या चाह रहा है, वो उसका मन कैसा है
है ना, तो उसके माइंड मेंटल स्टेटस कैसा है, वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसका भी ध्यान रखना। जबरदस्ती ठूस ठूस के नहीं खिलाना है। तो केयर में ये नहीं आता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको जबरदस्ती पकड़ के उसको डरा डरा के खिलाना, जल्दी से खा जाओ नहीं तो शेर आ जाएगा, तुम नहीं खाओगे तो तुमको कमरे में बंद कर देंगे। ध्यान देना इस लाइन को मैं जो बोल रही हूँ उसमें, तुम नहीं खाओगे तो तुमको मार पड़ेगी, तुमको कमरे में बंद कर देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे की बॉडी को खाना तो दे रहे हो आप, लेकिन उनके सेल्फ को डरा रहे हो आप। तो ये गाइडेंस नहीं है। ये अब बॉडी का केयर कर रहे हो लेकिन उसको माने गलत गाइडेंस दे रहे हो, उसको झूठ बोल रहे हैं हम, है ना, कि तुम नहीं खाओगे तो शेर आ जाएगा। शेर नहीं आने वाला, हम झूठ बोल रहे हैं, है ना, हम डरा रहे हैं तुमको कमरे में बंद कर देंगे। तो ये केयर नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो अगर केयर कर रहे हैं तो उसके सेल्फ का भी ध्यान रखना है, जबरदस्ती ठूस ठूस के नहीं खिलाना है। तो सेल्फ को चाहिए कि हम मनाएं, उसको समझाएं, उसको बताएं, है ना। जब लगभग पेरेंट्स को, माँ बाप को यही लगता है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि कब खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम क्या गलती करते हैं, हमारा जो टाइम टेबल है उसमें बच्चा सेट हो जाए। हम चाहते हैं 9 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए, 2 बजे तुमको खाना खा लेना चाहिए और रात को 8 बजे खाना खा लेना चाहिए। बच्चे का टाइम टेबल अलग है, उसको 9 बजे 10 बजे भूख नहीं लगती, उसको 2 बजे भूख नहीं लगती, उसको रात को 8 बजे भूख नहीं लगती, उसका टाइम टेबल अलग है। तो हमको उसके टाइम टेबल से चलना होगा। एक बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। हो सकता है उसको सुबह 9 बजे 8 बजे भूख लगे या 12 बजे भूख लगे, हो सकता है उसको 2 बजे की जगह 4 बजे भूख लगे, हो सकता है उसको रात को 8 बजे की जगह शाम को 6 बजे भूख लगे या रात को 9 बजे भूख लगे। तो बच्चा जो है वो हमारे टाइम टेबल में सेट नहीं हो पाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वेट नहीं करते हैं और डर जाते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है, भूखा है, तो उसको जबरदस्ती डांट डांट के डरा चमका के खिलाते हैं। ये केयर नहीं है। सेम घर में ओल्ड एज के साथ भी यही है। घर में अगर बुजुर्ग हैं 70-80 साल के, जिनका हमारे जो पेरेंट्स है और जिनका हम केयर कर रहे हैं, उनकी भी बॉडी की डिमांड ओल्ड एज में थोड़ी चेंज हो जाती है। उनको भी बच्चों की तरह बार बार भूख लगती है, 3 की जगह 4 बार भूख लगती है ना। उनके खाने का टेस्ट भी बदल जाता है, उनकी डिमांड भी चेंज हो जाती है। तो उसके हिसाब से उनको केयर करना, दिस इज केयर। तो किसी का केयर सेल्फ को ध्यान में रखकर केयर करना को हम केयर कह रहे हैं। जबरदस्ती करना केयर नहीं है। ठीक, अब आती है बारी की केयर वैल्यू किस पर आएगा। तो केयर वैल्यू 100% मदर के लिए है, लेकिन ये केयर वैल्यू हम सबके ऊपर भी लागू होता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, बॉयज हैं आप लोग, है ना, तो आप अपने दोस्त का केयर करते हैं क्योंकि आपके दोस्त की तबीयत खराब है, आप उसको हॉस्पिटल ले जाते हो, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हो, उसको खाना लाके फल फ्रूट लाके देते हो हॉस्टल में या रूम में, तो ये केयर है ना। अपने घर में फादर जो हैं, फादर जो अपने बच्चों का केयर कर सकते हैं, उनको भी खाना खिलाते हैं, है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसका केयर करना, अपने पेरेंट्स का केयर करना, तो केयर वैल्यू सभी में है। भाई बहन का केयर कर सकते हैं हम, अपने फ्रेंड्स का भी केयर कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे का केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कहें ये वैल्यू 100% किस पर फिट होगा, तो वो है मदर, माँ। क्योंकि सबसे ज्यादा केयर वाला पार्ट, ममता वाला पार्ट जो है वो माँ रोल प्ले करती है। 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखना और उसको बड़ा करना, इसलिए इसको मदर वैल्यू हमने कहा है। नेक्स्ट, गाइडेंस। ये मैंने इसको सेल्फ से रिलेट करके बताया था। सेल्फ को राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना। तो यहाँ पर गाइडेंस इज द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पर केयर इज द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बॉडी था, बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए था। यहाँ पर गाइडेंस इज द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, है ना, बाय इंश्योरिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन द सेल्फ ऑफ माई रिलेटिव, है ना। रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बहन, हस्बैंड वाइफ, मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। तो गाइडेंस सेल्फ।
है ना। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द सेल्फ ऑफ माई रिलेटिव इज गाइडेंस। तो गाइडेंस को यहाँ पर फादर वैल्यू, गुरु वैल्यू कहा गया है, उनको राइट गाइडलाइन करना। तो एक एजुकेशन सिस्टम में आपका टीचर का रोल आ गया। गुरु मीन्स टीचर का रोल है कि वो बच्चे को कुछ अच्छी चीजें सिखाए क्लास 1 से 12 तक या कॉलेज तक। दिस इज गाइडेंस। घर में फादर मदर दोनों गाइड करते हैं बच्चे को, वो भी गाइडेंस वैल्यू ही है। ग्रैंड पेरेंट्स भी बच्चों को गाइड करते हैं कि देखो बेटा ये अच्छी बात नहीं है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, आपको ऐसे करना वैसे नहीं करना चाहिए। ये गाइडेंस है ना। तो गाइडेंस वैल्यू, बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द सेल्फ ऑफ माय रिलेटिव इज गाइडेंस, है ना। जनरली आवर फोकस इज मोस्टली ऑन केयर बिकॉज वी अज्यूम दैट ह्यूमन बीइंग इज बॉडी। ध्यान दें, हमारा ज्यादातर जो फोकस है वो बॉडी पर रहता है, क्योंकि हमने मान लिया है कि ह्यूमन बीइंग इज बॉडी। हमने अपने आप को बॉडी मान लिया, इसलिए हमारा ज्यादा फोकस जो है वो बॉडी पर ही रहता है और केयर पर ही रहता है। हम लोग केयर को ही गाइडेंस मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केयर केयर है, गाइडेंस गाइडेंस है। तो गाइडेंस में सेल्फ को पॉजिटिव थॉट्स या राइट गाइडलाइन उनको दिया जाता है ना। तो अगर ये क्लास को भी देखने जाएं तो यहाँ पर भी गाइडेंस ही हो रहा है क्लास में कि सेल्फ को नॉलेज कैसे मिले। अभी 2 वैल्यू पर हमने बात की, केयर एंड गाइडेंस। ओके, एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड गाइडेंस। इस पर भी पीपीटी और वीडियो बन सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड गाइडेंस, एक्सप्लेन। Ma'am, care is for body and guidance is for self. Yes, correct. Explain with example. My mother's love is somehow we can call care, but our father's was like our guidance to our life. Yes. If there is no proper care for our body, we may get sick. If there is no proper guidance, we may choose wrong paths in our life. Ma'am, feeling of responsibility is care and commitment for development of self is known as guidance. Yes. है ना। तो गाइडेंस जो है वो फादर वैल्यू, गुरु वैल्यू है, लेकिन थोड़ा माँ भी गाइडेंस वैल्यू थोड़ा माँ में भी है। हम अपने छोटे भाई बहन को गाइड करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमको गाइड करते हैं। तो गाइडेंस वैल्यू सभी के तरफ से होता है, लेकिन अगर हम उसको भी परसेंटेज वाइज देखें कि सबसे ज्यादा गाइडेंस कौन करता है, कौन गाइड करता है, तो लगभग टीचर्स या गुरु हैं उनके तरफ जाएगा, है ना। मदर फादर दोनों को जाएगा। जो भी ज्यादा टाइम दे रहे हैं बच्चों को समझने में, तो जनरली फादर जो है वो अगर ज्यादा टीच कर रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उनके पास टाइम है, बच्चे उनके पास बैठ रहे हैं, तो वो फादर की ओर से भी ज्यादा गाइडेंस हो रहा है। माँ जो है वो बॉडी का केयर कर रही है, तो फादर जो है वो उसको राइट गाइडलाइन दे रहा है, सही गाइड कर रहा है। लेकिन आजकल मदर फादर दोनों गाइडेंस करते हैं अपने बच्चों को। पहले के परंपरा में ऐसा था कि पेरेंट्स में फादर ही अपने बच्चों को ज्यादा गाइड करते थे, लेकिन करंट में थोड़ा ये चेंजेस आया है। मदर फादर दोनों अपने बच्चों को एक अच्छी सीख, अच्छा नॉलेज देते हैं। तो ये फादर वैल्यू है, ठीक, रिलेटेड टू सेल्फ, और केयर रिलेटेड टू आवर बॉडी। ठीक, 4, 5, 6 नंबर ऑफ 6 वैल्यू, रेवरेंस, श्रद्धा। श्रद्धा, रेवरेंस इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस। इस क्लास में कोई है श्रद्धा नाम किसी का? अटेंडेंस में दिख तो नहीं रहा।
नहीं है। ओके, रेवरेंस इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस, श्रेष्ठता की स्वीकृति। एक्सीलेंस मीन्स श्रेष्ठ, श्रेष्ठता की स्वीकृति मीन्स जो बहुत अच्छे हैं उसकी मेरे अंदर में एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है। तो हमारे जो मदर फादर है, हमारा जो फैमिली इन्वायरमेंट है, वो ऐसा है कि बच्चा जो है घर में, उसके मन में ऐसी थिंकिंग डेवलप हो गई है कि मुझे बड़ा होकर अच्छा बनना है, मम्मी के जैसा या पापा के जैसा या दादा के जैसा या नानी के जैसा, मुझे ऐसा अच्छा बनना है, अच्छा करना है। ये जो पॉजिटिव फीलिंग है ना, या दूसरे जो ऐसे हैं उनको देखकर मन में ऐसा होना कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, ऐसा ही होना है। दिस इज रेवरेंस, श्रद्धा। श्रद्धा, मुझे मेरे अंदर में एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस है ना, ये श्रद्धा है। तो अगर घर में अच्छी परवरिश हुई है, अच्छा नॉलेज मिला है बच्चे को, तो उसके अंदर में गुड फीलिंग होती है। तो यही गड़बड़ी जो है, जो हमने कहा ना थोड़ी देर पहले कि चोरी करना या लड़ाई झगड़ा मारपीट करना, उसका मतलब उस बच्चे को बचपन में ऐसा सही गाइडेंस नहीं मिला, सही केयर नहीं मिला, इसलिए बच्चा रॉन्ग वे में है। तो वहां रेवरेंस का अपोजिट है। और यहाँ पर अगर उसको ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस पॉजिटिव मिला है, तो वो बच्चे के अंदर में रेवरेंस रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो फाउंडेशन वैल्यू के बाद था प्रोग्राम वैल्यू। प्रोग्राम वैल्यू में हमारा केयर और गाइडेंस था, तो रेवरेंस भी उसी में आएगा प्रोग्राम वैल्यू में, कि बच्चे के अंदर में श्रेष्ठता की स्वीकृति जगा देना, उसके मन में अच्छे लोगों के प्रति स्वीकृति और अच्छा बनने की इच्छा डेवलप कर देना, ये रेवरेंस है, श्रद्धा है। ये रिजल्ट ही बताता है कि उस बच्चे की परवरिश घर में कैसे हुई है ना। एक्सीलेंस इज टू बी इन ए स्टेट ऑफ continuous happiness with the completeness of understanding of harmony and living in harmony at all levels, है ना। तो ये बात आती है कि एक, जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में कहा था कि फैमिली एक ह्यूमन प्रोडक्शन का फैक्ट्री है, या ह्यूमन प्रोडक्ट कहाँ होते हैं, ह्यूमन बीइंग का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो फैमिली में होता है। तो जैसे एक प्लांट का प्रोडक्शन जब होता है, तो उसको माने एक उपजाऊ जमीन चाहिए, है ना, फर्टिलाइज सॉइल चाहिए उसको, और वाटर, एयर, और जो भी उसके बड़े होने के लिए खाद चाहिए, है ना, वो सब चाहिए। तब वो अच्छे देखरेख करने से एक अच्छे पौधे के रूप में बड़ा होगा, अच्छे प्लांट के रूप में बड़ा होगा और अच्छा फल देगा वो। ठीक उसी तरह एक परिवार में एक ह्यूमन बीइंग का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको भी हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, हैप्पी इन्वायरमेंट चाहिए। तो फैमिली में मदर फादर का समझदार होना जरूरी है। माँ बाप समझदार हैं, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन और ये सारे वैल्यूज के साथ जी रहे हैं, तो वही वैल्यूज अपने बच्चे को भी देंगे। तो उस वैल्यूज के साथ में जब वो बच्चा बड़ा होगा, है ना, तो उसके अंदर में अच्छी क्वालिटी हमको देखने को मिलेगी। तो उसमें से एक अच्छी क्वालिटी रेवरेंस भी है। एक और दो क्वालिटी है, उसको भी हम आगे देखेंगे, है ना। रेवरेंस के बाद है आपका ग्लोरी। ग्लोरी इन हिंदी गौरव, है ना। तो अब यहाँ पर अदर पर्सन के एक्सीलेंस को देख करके खुश होना। ग्लोरी इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस। ग्लोरी इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस। तो मेरे पड़ोसी या मेरे क्लास में या मेरे आसपास के लोग या मेरे अपने कजिन या मेरे आसपास में जो भी हैं, वो अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं फॉर सोसाइटी या फॉर फैमिली के लिए, तो उसको देख करके मेरे अंदर में
एक गुड फीलिंग आती है और खुशी होती है कि वाह ये इंसान कितना अच्छा, इसने कितना अच्छा काम किया है। तो मैं उसको जा करके एप्रिसिएट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है या तुम्हारे जैसा करना है। तो किसी को देख कर खुश होना, मेरे क्लासमेट, मेरा रूममेट या मेरे नेबर, मेरे पड़ोसी या मेरे कोई रिश्तेदार या कोई अदर अननोन पर्सन अगर कुछ अच्छा करता है अपने परिवार, दूसरे के परिवार के लिए या समाज के लिए, तो मुझे खुशी होती है और मैं उसे देखकर खुश होता हूँ। और अगर वो सामने है तो मैं उसको अच्छी बातें बोल के आता हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुमने कितना अच्छा काम किया और मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है या करना है ना। या उनको थैंक यू बोलना या उनको कुछ अच्छी विशेष दे करके आना। दिस इज ग्लोरी, गौरव, गौरवान्वित होना। ओके, एक्सप्लेन लेक ऑफ ग्लोरी। लेक ऑफ ग्लोरी मैम रिजल्ट। jealousy यस, करेक्ट। जेलेसी, जेलेसी। अरे भाई ये तो मैं भी कर लेता, इन्होंने कोई बड़ा काम थोड़ी ना किया है जो मैं उसको जाके खुश हो जाऊं। तो मेरा भाई भी कर लेता, वो तो मैं भी कर लेता। वो लोग कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, वो तो हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जेलेसी, उसके अच्छे काम को देखकर खुश नहीं होना और चिढ़ना, कुड़ना और पेट पीछे बुराई करना, है ना। कोई आके कहता है कि अरे रे सुनो सुनो, उन्होंने ना इतना अच्छा काम किया है, या हमारे क्लास में पता है ये बहुत बढ़िया बंदा है, या ये बहुत अच्छे मार्क्स लाया है ना। जेलेसी क्लास में भी होती है। मैं हमेशा टॉप करता हूँ, कोई दूसरा टॉप कर लेता है तो मुझे उससे जेलेसी होती है। कोई क्लास में मैं ऑलराउंडर हूँ और कोई और नया आ गया स्टूडेंट जो क्लास में ऑलराउंडर है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो मुझे जेलेसी होती है ना। तो लेक ऑफ ग्लोरी, है ना, तो वहां पर जेलेसी होती है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग की कमी है कि मैं दूसरों की अच्छी क्वालिटी को देखकर खुश होने की जगह पर मैं खुश नहीं हो रहा हूँ और मैं उसे चिढ़ रहा हूँ, जल रहा हूँ, है ना। लाइक फॉर द पीपल whom we call great, we naturally have a feeling of glory for them। ध्यान देना, we naturally have a feeling of glory for them। नेचुरली आता है, जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाना पड़ता। जैसे ही मैं सुनता हूँ तुरंत खुश हो जाता हूँ, वाह कितना अच्छा काम किया है उसने, उसको तो जाके बधाई देना बनता है। वी नेचुरली हैव ए फीलिंग ऑफ ग्लोरी फॉर दैट, मैं गौरवान्वित हो जाता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि ग्लोरी जो है वो केवल मेरे फैमिली के लिए हो, मेरा भाई कुछ अच्छा करेगा, मेरी बहन कुछ अच्छा करेगी, मेरे पेरेंट्स कुछ करेंगे, या मेरे चाचा मेरे मामा कुछ करेंगे, या मेरा दोस्त कुछ करेगा तभी ग्लोरी की फीलिंग आएगी, ऐसा नहीं है। सबके लिए, जिसको हम दुश्मन मानते हैं वो भी अगर अच्छा काम कर लिया है तो उसके लिए भी ग्लोरी फीलिंग आने भी, जैसा भी है वो इंसान, भले मेरे से अच्छी नहीं बनती है लेकिन देखो उन्होंने ना अच्छा किया कुछ, दिस इज ग्लोरी। ये रिजल्ट है, ध्यान देना, ये रिजल्ट है। वापिस आते हैं, फाउंडेशन वैल्यू, फिर प्रोग्राम वैल्यू, फिर रिजल्ट वैल्यू। पौधा लगाया हमने, पानी और खाद डाला हमने, पौधा बड़ा हो गया, अब पौधा फल दे रहा है। तो पौधा जो फल दे रहा है पेड़ बनकर, वो फल अच्छा है या सड़ा हुआ फल है। सेम इधर भी है, फाउंडेशन वैल्यू ट्रस्ट रेस्पेक्ट अफेक्शन, प्रोग्राम वैल्यू केयर गाइडेंस रेफरेंस, रिजल्ट वैल्यू ग्लोरी, है ना। आगे एक और है ग्रेटिट्यूड। तो ग्लोरी रिजल्ट है, मेरी अच्छी परवरिश हुई है, मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी है, मेरी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है ना, तो ग्लोरी फीलिंग आएगी, है ना। नेक्स्ट, ग्रेटिट्यूड। एक्सप्लेन व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। Being thankful for someone for doing help. Ma'am, being thankful, feeling of being thankful. Correct. A sense of respect and thankfulness for someone. Correct.
Ma'am, a sense of appreciation. Yes, correct. मैम मैम क्या बोलते हो, पीपीटी अगर बन चुकी है तो अभी दिखा सकते हैं क्या? वेट, मेरा टॉपिक कंप्लीट होने दो. ओके मैम. व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? ओके, thankfulness. Gratitude is the feeling of acceptance those who have made the effort for my excellence. है ना, gratitude is the significant feeling in the development of relationship. Effort my excellence, जिसने भी मेरे अच्छे होने में, मेरे आज यहाँ तक पहुंचने में जिनका भी मुझे योगदान मिला है उनके लिए धन्यवाद. पेरेंट्स का धन्यवाद, दोस्त का भी धन्यवाद, जिन्होंने भी मेरे मैं आज जहां तक पहुंचा हूं वहां तक जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है उनका धन्यवाद. तो लोगों ने जो मेरी मदद की है, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव, मेरे टीचर, है ना, मेरे अपने दोस्त, है ना, मेरे दोस्तों ने नोट्स के लिए काफी हेल्प की है, मेरी पढ़ने में, स्टडी में काफी हेल्प की है. पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, ऑल फैसिलिटीज मुझे अवेलेबल कराई, उसके लिए धन्यवाद. टीचर्स का धन्यवाद कि वो अच्छा पढ़ाते थे, अच्छा समझाते थे, है ना. अपने भाई बहन का धन्यवाद कि मेरी हर प्रॉब्लम में मेरा भाई, मेरी बहन मेरी मदद करते हैं. तो ग्रेटिट्यूड सभी के लिए. थैंक्स फॉर ऑल माय फैमिली मेंबर्स, माय फ्रेंड्स. बताइए और कहाँ कहाँ आएगा ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड फॉर, और किसके किसके लिए ग्रेटिट्यूड बनता है? For our teachers. For parents. हाँ. Classmates. हम्म. Friends. Yes. God. Yes. एक चीज भूल रहे हैं आप लोग. थैंक्स फॉर Ourself. Myself. और God. अभी भी छूट रहा है, बताइए और किसका धन्यवाद करना बनता God. Relatives who have contributed in excellence. है? Mother. Friends. किसके बिना हम नहीं जी सकते? Food. Nature. Nature. Water. यस. तो थैंक्स फॉर नेचर. ऑक्सीजन, फ्रूट, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ऑल फिजिकल फैसिलिटीज हमको नेचर से मिलता है, उसका धन्यवाद, है ना. और भी है सोसाइटी. थैंक्स फॉर फैमिली, थैंक्स फॉर सोसाइटी, थैंक्स फॉर नेचर. सोसाइटी में मिल्कमैन, फार्मर, है ना. अभी हुआ था ना लॉकडाउन में, हम सब घर में थे और फार्मर अगर खेत में काम नहीं करेंगे तो घर में 3 टाइम खाना कहाँ से मिलेगा? हम घर में दूध पी रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, इसके लिए फार्मर का धन्यवाद. तो सोसाइटी का थैंक्स, है ना. तो फॉर फार्मर, मिल्कमैन, है ना, जिन्होंने कपड़े बनाए उनका धन्यवाद, जिन्होंने इंटरनेट फैसिलिटी दी उनका धन्यवाद, सबका धन्यवाद. सोसाइटी में सब आ गए. होगा कि नहीं ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस फॉर सोसाइटी? Yes, ma'am. हाँ. है ना. सोसाइटी नहीं रहेगी, सोसाइटी मीन्स और भी फैमिली मेंबर्स, उसको हम सोसाइटी कह रहे हैं, है ना. बिग फैमिली मेंबर्स को सोसाइटी कह रहे हैं. तो फार्मर है, कपड़ा बनाने वाला है, कंप्यूटर बनाने वाला, मोबाइल बनाने वाला, इंटरनेट फैसिलिटी देने वाले,
है ना, ऑल फैसिलिटीज, सोर्स ऑफ ऑल फैसिलिटीज, इन सबका धन्यवाद। तो जब भी कोई मेडिटेशन करते हैं या जब भी कोई पॉजिटिव अफर्मेशन देना रहता है, तब ये टेक्निक यूज करते हैं कि आपको आंख बंद करके बैठ जाना है और पॉजिटिव अफर्मेशन देना है अपने लिए और पूरी यूनिवर्स के लिए। तो उसमें थैंकफुलनेस से ही स्टार्ट होता है कि आप सबको धन्यवाद करें, एक 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 चीज को धन्यवाद। आधे एक घंटे तक ये प्रेयर है एक प्रकार का, ग्रेटिट्यूड थैंकफुलनेस भी एक प्रेयर है अपने अंदर में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने के लिए। तो मम्मी पापा के लिए भी थैंक यू कि वो नहीं पढ़ पाए लेकिन मुझे पढ़ाए, वो सारी फैसिलिटी में नहीं रहे लेकिन मुझे सारी फैसिलिटी देकर पढ़ाए, मुझे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाए। तो पेरेंट्स का भी धन्यवाद, है ना, वो लोन लेकर के वो पैसे जमा करके मेरे को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। तो सबसे पहला थैंकफुलनेस तो नेचर है ही, लेकिन पेरेंट्स भी हैं, वो जो भी हैं, वो जैसे भी हैं, मुझे पढ़ाए। वो चाहते तो मुझे स्कूल नहीं भेज सकते थे, 12th के बाद उठा देते, बस हो गया ना, 10th तक हो गया, अब नहीं पढ़ना, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया। वो जो नहीं पढ़ पाए वो मुझे पढ़ाए, है ना, या वो कुछ है तो उन्होंने भी मुझे कुछ बनने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। तो पेरेंट्स का थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड सबके लिए रहता है, लेकिन पेरेंट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहला थैंक यू पेरेंट्स। ये रिजल्ट वैल्यू है, इसका निगेटिव क्या है, जहां एब्सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, Disrespect. यस, लेक ऑफ ग्रेटिट्यूड, बताइए। डिसरेस्पेक्ट, यस। मैम डिससेटिस्फैक्शन, यस। Lack of affection. मैम कॉन्फ्लिक्ट, यस। ईगो, प्लस ईगो, Lack of trust. यस। है ना, तो पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ किया तो कोई एहसान नहीं किया है उन्होंने, बच्चे पैदा किए हैं तो उनको करना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने किया। तो इसमें क्या थैंक्स बोलना, है ना। तो ये क्या है, ये डिसरेस्पेक्ट ईगो। है। हाँ, ईगो, ईगो प्लस डिसरेस्पेक्ट। तो सक्सेस अगर होना है लाइफ में, अगर हैप्पी होना है लाइफ में, तो ग्रेटिट्यूड एक फॉर्मूला है सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर समझने जाएंगे कि आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा, जैसा आप बोलोगे वैसा आप बन जाओगे, तो ग्रेटिट्यूड उसके लिए की पॉइंट है। आप लोगों का धन्यवाद करना सीखें, आप लोगों के प्रति दिल से, मन से, खुशी से, नेचुरली आप लोगों की तारीफ करना सीखें, आप भी अच्छे हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपका धन्यवाद करेंगे। आज आप सबका धन्यवाद कर रहे हो, प्रकृति आपको ऐसा अच्छा इंसान बना देगी कि आप भी अच्छा करोगे, आप भी लोगों की मदद करोगे और आपको भी सब लोग थैंक यू बोलेंगे। तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव एनर्जी है ग्रेटिट्यूड। तो जीवन में अगर सुखी होना है, आगे बढ़ना है, हमको मेंटली डेवलप होना है, आगे तरक्की करना है, तो हमारे अंदर में थैंकफुलनेस का नेचर होना चाहिए। यदि ये होगा तो हम काफी हद तक जो है अपने लाइफ में इनर पीस, इनर हार्मनी हमको मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छी गुड फीलिंग है ये ग्रेटिट्यूड। ठीक, ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड ये रिजल्ट वैल्यू है। सेवन वैल्यू, 8 वैल्यू हो गया। अब लास्ट लव, प्रेम।
इन हिंदी प्रेम. ग्रेटिट्यूड इन हिंदी कृतज्ञता. नेगेटिव कृतज्ञता. लव प्रेम. है ना. तो अभी हम लव में समझेंगे कि हम किस लव की बात कर रहे हैं. यूनिवर्सल लव की बात कर रहे हैं या ही शी के बीच में लव की बात कर रहे हैं, उसको हम समझेंगे. हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होता है तो उस प्यार को क्या कहेंगे ना. भाई बहन के बीच में जो प्यार होता है उसको क्या कहेंगे. तो लव इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरीवन, टू ऑल, everyone. And love is expressed in the form of compassion. है ना. It start from affection. जो हमने बात की थी अटैचमेंट लगाओ. It starts from affection. है ना. So we being with the feeling of affection and complete with the feeling of love. है ना. That's why love is called complete value. Complete value means trust, respect, affection, care, guidance, glory, gratitude, reverence. है ना. तो complete value, love is called complete value. ये सभी values का एक नाम है love, प्रेम. अब इसको समझते हैं. लव फीलिंग के रूप में क्या है बताइए. लव की फीलिंग के रूप में क्या है बताइए. क्या फील होता है लव में, फिर हम बताएंगे. मैम लव पूरे ग्लोबलाइज, मतलब हम सब एक हैं, ऐसा करके होता है लव. ठीक है. लव इमोशन है एक. ठीक है. Love is an emotion that makes us happy. Ma'am, pleasure. Yes. And it's an attraction. In inner happiness. Yes. Ma'am, love is basically confession to other one. Yes. ठीक. लव जो है, हाँ, The feeling of oneness with someone. Okay. Ma'am, attachment. Okay. मैम लव के अंदर सारी वैल्यूज आ जाती हैं, जो भी अभी आपने बताया सब कुछ. Yes, correct. Understanding each other. I'm in love, we feel confident about everything. Yes. ठीक है ना. तो लव रिलेटेड टू एवरीवन, टू ऑल, या लव इज कॉल्ड कंप्लीट वैल्यू. ये ऑल वैल्यू जो मैंने अभी जितने भी टॉपिक पर हमने डिस्कस किया, सभी का एक नाम है प्रेम, लव. यूनिवर्सल लव है ये, है ना. तो हमारे अंदर में जो कंटिन्यू हैप्पीनेस है, कंटिन्यू हार्मोनियस है, वो उसको फीलिंग के रूप में हम लव कह सकते हैं. कंटिन्यू अफेक्शन, है ना, कंटिन्यू राइट अंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यू हैप्पीनेस, है ना, वो फीलिंग के रूप में, हमारी इनर पीस के रूप में एक लव है. अगर इसको हम समझने जाएं कि यूनिवर्सल लव किसको कह रहे हैं, तो इसमें एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, ह्यूमन बीइंग, पूरे यूनिवर्स से हमको एक अटैचमेंट होना, कैसे समझ सकते हैं उसको हम देखते हैं. उसके बाद हम फिजिकल अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे. जैसे हम लोग प्रेम में बोलते हैं
कि जिसको देखते हैं तो देखते ही रह जाए और हमको एक खुशी होती है, तो वो नेचर के साथ भी है ना। अगर हम कोई हिल स्टेशन जाते हैं तो हमको लगता है कि वाह क्या सुंदर जगह है, तो हम झरना और पानी और समुद्र को देखकर खुश हो जाते हैं। अगर हम कोई गार्डन में हैं, फूल के गार्डन में, तो हम फ्लावर्स को देख के खुश हो जाते हैं कि कितना सुंदर है, प्यारा है। एनिमल्स, हम डॉगी घर में पालते हैं, पेट्स हम पालते हैं, उनके साथ भी हम बहुत हैप्पी रहते हैं, उनके प्रति भी हमारे एक मन में प्यार आता है कि वाह कितना प्यारा है। एक छोटे प्यारे बच्चे को देखकर हम खुश हो जाते हैं, उनको देख के प्यार आता है, हमको एनिमल प्लांट ऑर्डर को देख के प्यार आता है। तो ये यूनिवर्सल लव है, ये मैं एवरीवन टू ऑल जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, हमको मन होता है कि मैं इस हम लोग हिल स्टेशन क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं, है ना। हम लोग जैसे कुछ ऐसे एरिया हैं, महाद्वीप हैं, जहां पर लोग जाकर एक एक महीना, 10-10 दिन, 2-2 महीना, साल भर, अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो वो हिल स्टेशन चले जाते हैं, है ना। वहां जा करके फिर वो रहते हैं समुद्र के बीच में, कोई एरिया देख लेते हैं। तो ऑल वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगह है ना, जहां पर लोग केवल इस लव की फीलिंग के लिए जाते हैं, इस हैप्पीनेस की फीलिंग के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नेचर के पास ही जाते हैं, या तो पानी के अंदर, या पानी के ऊपर, या जंगल के अंदर, है ना। ऐसे नेचर के अंदर ही जाते हैं। ध्यान देना, भीड़ ह्यूमन बीइंग की, माने एक इंसान को शांति चाहिए तो इंसान की भीड़ से निकलकर वो पेड़ के भीड़ में जाना पसंद करता है, मीन्स जंगल। पानी के भीड़ में जाना पसंद करता है, मीन्स झरना या सागर या द्वीप वगैरह में भी जाते हैं, जैसे माला द्वीप है और गोवा है, पता नहीं और बहुत सारे ऑल वर्ल्ड में द्वीप हैं, वहां जाके लोग टाइम बिताना चाहते हैं। तो ध्यान दें, हम नेचर से ही जुड़ के हम हैप्पी फील करते हैं। ह्यूमन बीइंग की भीड़ से निकलकर नेचर के बीच में जाके बहुत पीस एंड हार्मनी फील करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रेम है, किसके प्रति? नेचर लव, नेचर से प्यार, प्रकृति से प्यार, है ना। तो ये एक कंप्लीट वैल्यू में ह्यूमन बीइंग से लव और नेचर से लव, तो ये कंप्लीट वैल्यू होगा। ठीक, अब आते हैं कि भाई ये मेल फीमेल के बीच में जो प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, कुछ दोस्तों के बीच में, ऐसा जो प्यार होता है, एक अट्रैक्शन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो वहां लव होता है कि नहीं, है ना? वहां भी होता है ना। उसको समझेंगे कैसे? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि पहली बार हमने किसी को देखा, है ना, आप लोग आंसर देते जाना साथ में। पहली बार हमने किसी को देखा, एक लड़के ने एक लड़की को देखा या लड़की ने लड़के को देखा, पहली बार हमने किसी को देखा और देखते ही पहली मुलाकात में हमने कह दिया कि मुझे इससे प्यार हो गया। तो ध्यान देना, ह्यूमन, वापस इस बात को हमेशा ध्यान रखना क्लास में, आई प्लस बॉडी, तो वो ही शी जो भी है, उसके सेल्फ और बॉडी, इसने कहा कि मुझे उसको देखते ही प्यार हो गया, तो उसने बॉडी को देख के प्यार हो गया कि सेल्फ को देख के प्यार हो गया? किसको देख के प्यार हो गया बताइए? बॉडी को देख के। बॉडी उसकी पहली मुलाकात बॉडी से हुई कि सेल्फ से हुई? बॉडी से। यस, फेस से मैम। है ना। तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बस देखा और उसने बोल दिया कि अरे मुझे उसको देखते ही प्यार हो गया। तो क्या लगता है, ये प्यार है? अट्रैक्शन, ये फिजिकल अट्रैक्शन है, ये, है ना, कि उसकी पर्सनालिटी को देखकर, है ना, या उसकी नाक अच्छी लगी, कान अच्छा लगा, या आंखें अच्छी लगी, या उनका बॉडी अच्छा लगा, तो हमने कह दिया कि मुझे इससे प्यार हो गया। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, आपको प्यार हो गया, आपने बात करना शुरू किया, आपकी 4 मुलाकात हुई, महीने भर से मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात जो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो कौन बात कर रहा है? सेल्फ और सेल्फ के बीच में बातें हो रही है। ठीक, अब यहाँ से दोनों एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे। अब दोनों ने कह तो दिया हमको प्यार हो गया, अब दोनों में बातें हो रही है, दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। 6 महीने, 3 महीने, साल भर बाद इनके बीच में 2 चीजें होंगी।
क्या होगी? एक कि हमारे विचार मिल रहे हैं और या हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, है ना। सब कहेंगे अरे मुझे उससे प्यार तो हो गया था लेकिन वो बड़ा निगेटिव थिंकिंग वाला बंदा है ना, वो सब बहुत करता है, उसको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, वो नाराज बहुत होता है, अरे मैं उससे परेशान हूँ, बार बार फोन करते हैं, बार बार मिलते हैं और थोड़े झगड़ा करने वाला नेचर है, गुस्सा करने वाला नेचर है। तो ध्यान दे, अब दोनों सेल्फ की मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। पहली नजर में बॉडी को देख के पसंद किया, बाकी मुलाकातें में सेल्फ की हो रही, अब सेल्फ में विचार नहीं मिल रहा है। अब जो पहली बार जिसने कहा था कि मुझे इससे प्यार हो गया, वही कह रहा है कि मुझे इससे दूर जाना है, वहां से आपका ब्रेकअप शुरू। अरे भाई मैं कहाँ फंस गया, ये तो बड़ा बेकार बेकार है, ही शी जो भी है ना, हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं ना, वो ज्यादा सक्की मिजाज का है, वो ज्यादा गुस्सैल वाला है, या वो समझता ही नहीं है ना, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अब यहाँ से लगेगा कि नहीं, अब मुझे नए दोस्त बनाने हैं, अब धीरे 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 ना इसको अवॉइड करना है, यहाँ से ब्रेकअप शुरू। तो क्यों हुआ ब्रेकअप? क्योंकि मुझे उसका सेल्फ पसंद नहीं आया, मुझे उसके सेल्फ से प्यार नहीं हुआ। प्यार सेल्फ से होगा, ध्यान दें आप, प्यार सेल्फ से होगा, बॉडी से नहीं होगा। बॉडी से होगा वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। उसको शरीर कितना भी सुंदर रहे, लेकिन अरे वो दिखने में तो बड़ा सुंदर है लेकिन अंदर से गंदा है, उसका नेचर मेरा बेकार है। ये एनालिसिस तो सबको हो ही जाता है स्कूल कॉलेज तक कि अरे बॉडी से तो बड़ा सुंदर है लेकिन अंदर से इंसान अच्छा नहीं है ना। शरीर दिखने में सुंदर है लेकिन मन से भी तो सुंदर थी ना। ब्यूटीफुल पर्सन, हु इज ब्यूटीफुल पर्सन? गुड पर्सन। तो बिहेवियर ही है, गुड बिहेवियर, गुड एटीट्यूड, गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। तो भाई उसके में अंदर तो गुड बिहेवियर, पॉजिटिव थिंकिंग कुछ भी नहीं है। शरीर दिखने में ठीक है, अच्छा है ना। तो ध्यान दे, लव सेल्फ से होगा। तो हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ ब्रेकअप होगा, ये रिलेशन नहीं रहेगा, है ना। तो अब क्या मेल फीमेल के बीच में प्यार नहीं होता है? होता है। सेल्फ। तो अब क्या, वापस चलते हैं, इस स्टोरी को वापस ले जाते हैं। पहली बार हम किसी को देखे, दिखने में तो बड़ा अच्छा है ये, लेकिन पता नहीं इसका नेचर कैसा है, तो मैं नहीं जानता हूँ। दिखने में तो अट्रैक्शन आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये तो फिजिकल अट्रैक्शन है। पता नहीं उसका सेल्फ कैसा है, वो बंदा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। इसलिए वेट, पेशेंस। नहीं, पहले दोस्ती करें, सुने समझें, आपस में बात करें, है ना, फिर डिसीजन लेंगे कि प्यार करने लायक है कि नहीं, क्योंकि हमारे विचार तो मिलने चाहिए, है ना। तो सेल्फ और सेल्फ के बीच में मुलाकात हो, बातचीत हो, फिर आएगा फीलिंग कि वाह कितना अच्छा इंसान है ये, है ना, केयरिंग नेचर है, गुड बिहेवियर है, गुड मैनर्स है, ऑलराउंडर है, ये है वो है, प्लस 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 मेरे जैसा है, हमारे विचार मिलते हैं, हमारे बीच में ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, अफेक्शन। तो वहां से अफेक्शन आएगा ऑटोमेटिक हमारे बीच में। तो प्यार की शुरुआत यहीं से होगी, ट्रस्ट रेस्पेक्ट से ही होगी, डायरेक्ट प्यार नहीं होगा। उसके लिए अफेक्शन, हमारे बीच में ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, कंटिन्यू ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, अफेक्शन। फिर देखेंगे कि हमारे बीच में थोड़ा थोड़ा केयर और गाइडेंस भी है, वो मेरा वेल विशर है, मैं उनके लिए अच्छा सोचती हूँ, मेरे लिए अच्छा सोचता है ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए केयरिंग है। तो वहां से ये वैल्यू शुरू होगा, वो दोनों के बीच में ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, फिर अफेक्शन, फिर केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, सब शुरू होगा। तो ये वैल्यूज उनको बांधेगा, है ना। यहाँ से फिर ग्रेटिट्यूड, फिर लव, ये सारे वैल्यूज जो है 9 वैल्यूज, ये उनके अंदर में रिफ्लेक्शन में आएगा, बिहेवियर में आएगा। तब अगर कोई कहे कि हाँ ये प्यार है, तो सेल्फ और सेल्फ दोनों समझदार हैं, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में राइट अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में ये ह्यूमन वैल्यूज है। दिस इज प्यार, मेल फीमेल के बीच में, है ना। तो प्यार जो है वो सभी के बीच में ऐसे ही होगा, लेकिन अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो प्यार सभी जगह एक जैसा ही होता है। हस्बैंड वाइफ में थोड़ा गर्लफ्रेंड, वो जहां पर फिजिकल रिलेशन है उसको हम हस्बैंड वाइफ नाम दे रहे हैं, है ना। तो वो एक माने साथ में चलने और साथ में रहने वाली जो भाषा है, जो बात है कि हम एक फैमिली के रूप में हम साथ रहेंगे, है ना।
तो वहां पर फिर बॉडी अट्रैक्शन और मेंटल और फिजिकल दोनों रहता है, लेकिन शुरुआत मेंटल से ही होगा, माइंड से ही होगा। तो ये ट्रू लव है, ये सक्सेस होगा, यहाँ पे ब्रेकअप नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जब भी पहली नजर में किसी से प्यार हो तो अपने आप को ये जरूर याद दिलाएं कि दिस इज फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन मैं उसके सेल्फ को नहीं जानता। तो अगर आपको लगे कि मैं किसी इंसान को कैसे पहचानूं कि वो मेरे लायक है कि नहीं, तो उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना। हम विचार विमर्श करेंगे तो धीरे धीरे मुझे समझ में आएगा कि वो कैसा है, वो मेरे जैसा है कि नहीं, हमारे विचार मिल रहे हैं कि नहीं, और वो मुझे समझदार बना पाए, मुझे और अच्छा बना पाए, मेरे से ज्यादा क्वालिटी वाला है कि नहीं, है ना। अगर ऐसा है तो इसको हम मेल फीमेल के बीच में हम ये लव सक्सेस होगा। ठीक, तो इसी से कनेक्ट करके एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी मैरिज सक्सेस होगी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, या इसमें लव और अरेंज मैरिज में क्या प्लस और होना चाहिए तभी वो सक्सेस होगा, बताइए। Ma'am, both marriage will be success and both marriage will be divorced. हाँ, It लेकिन depends. It depends on the partner with who respect the other or not. ठीक है, और बताइए सक्सेसफुल मैरिज। मैम सक्सेसफुल मैरिज के लिए दोनों तरफ से मैच्योरिटी और एफर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी उतना ही धीरे, मतलब हम जो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप में आपके लिए मतलब फिजिकल अट्रैक्शन या रोमांटिकनेस वो रहेगा, लेकिन एज द एज पासेस हम में अगर रेस्पेक्ट होगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, सही है। ठीक, और बताइए कौन सी मैरिज सक्सेस होगी, क्या होना चाहिए सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए, क्या क्या क्वालिटी होने चाहिए हस्बैंड वाइफ में। मैम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। यस, है ना, ये सभी ह्यूमन वैल्यूज होना चाहिए। जहां पर हस्बैंड वाइफ में ट्रस्ट, ये सारी वैल्यूज हैं, दोनों की राइट अंडरस्टैंडिंग है, दोनों मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो मैरिज सक्सेस होगी। दोनों नासमझ है, दोनों लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है, रोज झगड़ा होगा। दोनों समझदार हैं, झगड़ा नहीं होगा। दोनों नासमझ हैं, रोज लड़ाई झगड़ा करेंगे, डाइवोर्स के लिए झगड़ा करेंगे, अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। एक समझदार है, एक नासमझ है, तो जो समझदार है वो इस शादी को बचाने की कोशिश करेगा, उसकी बेवकूफी को माफ करेगा, लेट गो करेगा। तो दोनों का समझदार होना जरूरी है एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए। और अगर इसमें कहें कि लव मैरिज सक्सेस होगा या अरेंज मैरिज, तो ध्यान दें, मैरिज केवल मेल फीमेल के बीच में मैरिज नहीं होती है, मैरिज के लिए दो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो अगर लव मैरिज, अरेंज मैरिज में तो दोनों फैमिली इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन लव मैरिज अगर कर रहे हैं तो दोनों परिवार की सहमति से शादी होनी चाहिए, तो वो सक्सेस होगा, सक्सेस होने के चांसेस हैं। क्योंकि शादी का मतलब केवल हस्बैंड वाइफ रहेंगे घर में, ऐसा नहीं है। बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे को देखरेख करने के लिए, उसको अच्छी सीख देने के लिए, उसको संभालने के लिए, अच्छी परवरिश के लिए घर में दादा दादी या नाना नानी का होना जरूरी है। तो बच्चे का अच्छा केयर होता है। माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं तो बच्चे को संभालने के लिए घर में पेरेंट्स चाहिए। तो अरेंज मैरिज में ये पॉसिबल है, और लव मैरिज में तभी पॉसिबल है जब दोनों पेरेंट्स खुशी खुशी इन दोनों की शादी कराते हैं तब। इसलिए
लव मैरिज अगर कर रहे हैं तो पेरेंट्स कैसा लड़का या कैसी लड़की चाह रहे हैं वैसा हो और दोनों की सहमति से शादी हो, तो कुछ इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। नहीं तो फिर केवल हस्बैंड वाइफ रहेंगे और जब झगड़ा करेंगे तो उनकी मनमानी चलेगी, उनको कोई समझाने वाला डांटने वाला। देखो बुजुर्ग का बहुत बड़ा रोल है फैमिली में। पति पत्नी लड़ते हैं तो घर में अगर पेरेंट्स हैं तो पति पत्नी थोड़ा कम लड़ते हैं, या फिर माँ बाप जो है वो समझा बुझा के ठीक कर देते हैं कि बेटा तुम गलती कर रहे हो। समझाने का रोल पेरेंट्स आगे खड़े हो जाते हैं समझाने के लिए। लेकिन दोनों अकेले रह रहे हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो कौन समझाएगा इनको कि तुम गलत हो कि तुम गलत हो। दोनों के बीच में सुलह करवाने वाला कोई नहीं रहता, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नाराजगी बढ़ जाती है, बेवकूफी बढ़ जाती है, गलतियां बढ़ जाती है और मारना पिटना इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई बड़े देख नहीं रहे हैं। एक दूसरे को गाली देना, मारना पीटना वो बहुत इजी होता है क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है। इसलिए सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए पेरेंट्स का भी होना जरूरी है और बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए भी घर में पेरेंट्स का होना जरूरी है। सारा अच्छी सीख अच्छी परवरिश केवल माँ बाप दे देंगे ऐसा नहीं है, बड़े बुजुर्ग भी चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे बड़ा करना, उसको संस्कार देना, अच्छा ज्ञान देना, अच्छी सीख देना। नहीं तो बच्चे अकेले अकेले रह के जिद्दी हो जाते हैं। मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, दादा दादी के पास टाइम रहता है, वो खेलते हैं, उनको उंगली पकड़ के उसको गार्डन घुमाने ले जाते हैं, आसपास गली मोहल्ले घुमाते हैं। लेकिन मम्मी पापा के पास टाइम नहीं रहता, बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं। इसलिए एक हेल्दी फैमिली, गुड फैमिली, अच्छी फैमिली के लिए शादी के बाद में पति पत्नी के साथ में, चाहे लड़की के मम्मी पापा हो चाहे लड़के के मम्मी पापा हो, साथ में रहना जरूरी है बच्चे के भले के लिए और पति पत्नी में लड़ाई ना हो इसके लिए। तो ये मैरिज सक्सेस होगी, टिक जाएगी, लंबी चलेगी। यहाँ डाइवोर्स नहीं होगा, तलाक नहीं देंगे, मारा पीटी नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा होगा मान लो, लेकिन मारपीट नहीं करेंगे। अकेले रहते हैं तो मारपीट कर देते हैं, फिर लड़की को मार पड़ी तो पुलिस केस कर देती है कि भाई ये मेरे को बहुत मारते हैं पीते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पेरेंट्स के डर से लड़का गलती नहीं करता, पेरेंट्स के डर से जो बहू है वो भी ज्यादा गलती नहीं कर पाती है, कंट्रोल में रहते हैं सब। ठीक, तो सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, पेरेंट्स होना चाहिए और दोनों की सहमति से शादी होना चाहिए। सक्सेसफुल मैरिज लाइफ। लास्ट क्वेश्चन, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार सुखी परिवार, मीन्स ज्वाइंट फैमिली हैप्पी फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली हैप्पी फैमिली? कौन सी फैमिली हैप्पी फैमिली बताइए? मैम ज्वाइंट फैमिली हैप्पी फैमिली। मैम द फैमिली विथ अंडरस्टैंडिंग। यस, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन छोटे परिवार में भी मम्मी पापा चाहिए हमेशा ना, मम्मी पापा को छोड़ना नहीं है, प्लस पकड़ के रखना है। छोटी फैमिली का मतलब मम्मी पापा मीन्स हस्बैंड वाइफ और उनके मम्मी पापा और बच्चे, ये छोटी फैमिली हुई, छोटा परिवार। और बड़ा परिवार का मतलब 2 भाई हैं, दोनों भाई की वाइफ हैं, दोनों के बच्चे हैं, मीन्स चाचा और ताऊ है ना, और उनके मम्मी पापा। तो 2 भाई की 2 वाइफ, उनके बच्चे और उनके मम्मी पापा, 2 4 6 बड़े लोग हो गए और उन 6 के 2 बच्चे, तो 12 लोग हो गए। मम्मी पापा के 2 बच्चे और उनके 2 बच्चे के 2 वाइफ और उनके बच्चे, मिला के टोटल 12-15 फैमिली। उसको हम बड़ा फैमिली कह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली। मैम 10 हुए हैं। मम्मी पापा के 2 बेटे, अब 2 बेटे के 2 बहू और उन दोनों के 2 बच्चे, कितने हुए टोटल? 10। हाँ 10 हुए। हाँ 10, मैंने इधर प्लस 2 और कर दिया था, है ना। 10 या एक आध और आ गए, है ना, कोई बुआ है मान लो, तो 10 11 12 हो गए। इसको हम ज्वाइंट फैमिली कह रहे हैं।
हाँ, इसके अलावा और भी बड़ा हो सकता है कि भाई मम्मी पापा के 3 बेटे, है ना, तो बड़ा हो सकता है, लेकिन कम से कम ज्वाइंट फैमिली के लिए कंडीशन है कि 10-12 लोग हो कम से कम। और छोटा परिवार का मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके मम्मी पापा और उनके बच्चे। तो दोनों सुखी परिवार तब होंगे जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, राइट अंडरस्टैंडिंग हो, तभी ये सक्सेसफुल फैमिली, हैप्पी फैमिली होगा। और ये अभी हमने जितने ह्यूमन वैल्यूज पे बात की, ये सारे वैल्यूज हो। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो ये वैल्यूज को समझाए, बताए क्लास में, और ये हर ह्यूमन बीइंग, हर बच्चा इसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करे, डेवलप करे, और इसके आधार पर वो आगे लाइफ को जिए। तो सक्सेसफुल फैमिली लाइफ, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये 9 वैल्यूज पर हमने जो बात की, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो मैम।